गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 12 को स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन प्लांट के बारे में। तो आज हम देखिए डिस्कस करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। मतलब कि एक फ्लावर तो आप जानते होंगे, मतलब कि फूल आप देखते भी होंगे हर जगह, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं ये। और इन्हीं में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है और न्यू बेबी प्लांट जनरेट होता है। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आपको दिख रहे होंगे, और इन्हीं फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। और ये फ्लावर मतलब अगर ना हो तो मेरे ख्याल से रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही साथ इसमें फ्लावर को बनाने के लिए एक फ्लोरिजेन नाम का हार्मोन भी उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक की। जैसे देखो यहाँ पे फ्लावर, एक फ्लोरल बर्ड दिखाया गया था। अब इसमें क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम आप जानते होंगे कि प्राइमरी जो सेल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो प्राइमोर्डियम कहलाता है। अब देखिए क्या है कि सॉलिटरी फ्लोरल बर्ड है और मल्टीपल फ्लोरल बर्ड है। मतलब कि अगर एक ही फ्लोरल बर्ड दिखेगा या तो उसे हम सॉलिटरी बोलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा दिखेंगे तो मल्टीपल बोलेंगे, मतलब उस पर कई रहेंगे। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। देखिए ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, जिसको हमने स्कैन करके दिखाया है, ये पार्ट थैलेमस कहलाता है। मतलब कि जहाँ से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जुड़े हुए होते हैं उसके नीचे एक फूला हुआ पार्ट हो जाए, इसे थैलेमस कहते हैं। ऊपर देखिए एंड्रोसियम और नीचे गैनोसियम आपको दिखाया जा रहा है, कैलिक्स दिखाया जा रहे हैं। और ये एंड्रोसियम जो होता है मेल पार्ट होता है। फिर देखिए ऊपर कोरोला एकदम दिखाया गया है, पंखुड़ियाँ जो होती हैं, है ना। तो कैलिक्स मतलब कि कोरोला के बाद, और इन दोनों को पेरियंथ कहा जाता है। मतलब कि पेरियंथ से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इनको पेरियंथ भी बोल सकते हैं। मतलब कि ये गायनोसियम है। देखिए गायनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और ये पिस्टिल भी कह सकते हैं हम इसको। इसके साथ साथ इनमें एंड्रोसियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे हम स्टेमन बोलते हैं। और पिस्टिल मतलब जायांग, स्टेमन मतलब पुंकेसर। देखिए यहाँ पे आप स्टेमन देख सकते हैं, कई फ्लावर के स्टेमन आप देख सकते हैं, इनको हम स्टेमन बोलते हैं। ये जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर के। तो स्टेमन के पार्ट कौन कौन से होते हैं इस पे डिस्कस कर देंगे। फिलामेंट और एंथर, दो मेन पार्ट होते हैं। मैंने कई दिन आपको बताया, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि फिलामेंट और एंथर, ये दो पार्ट जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो पेटल्स, ये सब जो है कुछ एक्सेसरी होते हैं। देखिए एंथर क्या होता है कि टू लोब, देखो दोनों लोब आपको दिखाए गए एंथर के। इसके अंदर ये थीकस ऑफ एन एंथर लोब, एंथर लोब के थीकस, मतलब कि ये जो टू लोब में डिवाइड है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इसका होता है। टेट्रागोनल मतलब चतुष्फलक। देखिए यहाँ पे जो टू लोब में ये डिवाइड है ना, वहाँ पे एक लोब में दो दो पार्ट आपको दिखाया गया है, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है कि माइक्रोस्पोर, ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको डायग्राम बना के भी बताया गया था, और कई बार मैंने ये चीज़ रिपीट किया है। ये क्या है कि लेयर ऑफ ए यंग एंथर, एक यंग एंथर जो होता है ना उसमें कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं। देखो एपिडर्मिस पाया जाता है सबसे बाहर, फिर एंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेप्टम। ये मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं। फिर आप देख रहे होंगे स्पोरोजेनस टिश्यूज पाए जाते हैं, और स्पोरोजेनस टिश्यूज से स्पोर जो होते हैं, माइक्रो स्पोर जो होते हैं, वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोरेंजियम, टेप्टम, ये सब लेयर पाए जाते हैं। इसमें किस में पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन में। अब देखो यहाँ पे डाइसेंस कैसे होता है, मतलब कि ये फटता है। देखो किस तरह से ये जो मतलब आपका पोलन सैक होता है ना, वो रप्चर होता है, और रप्चर होने के बाद वहाँ से पोलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं। अब देखिए ये माइक्रोस्कोप व्यू अगर हम देखें टेप्टल सेल की, तो टेप्टल सेल में आपको दिखेगा बाई न्यूक्लियेट सेल दिखेंगे।
मतलब कि द्विकेंद्रीय कोशिकाएं दिखेंगी। तो बायोन्यूक्लियेट सेल तो खैर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डिवीजन होता रहता है ना। देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल उसको हम बोलते हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अभी इनसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद फिर उसी से मियोसिस होता है। देखो मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड का प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। और ये माइक्रोस्पोर जो होंगे वो टेट्राड स्टेज में पाए जाएंगे, मतलब कि चतुष्फलक अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड अवस्था में पाए जाएंगे। इससे पहले आपने देखा कि प्रोसेस क्या क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर एंथर ऑब्टेनिंग पोलन सैक। एंथर जो होगा वो एंथर कंटेनिंग, मतलब कि परागकोश जो होगा वो पोलन सैक को धारण किए रहता है। ये देखिए रप्चर होने के बाद पोलन सैक से किस तरह से पोलन ग्रेन बाहर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द एंथर जो होता है ना, वहाँ से रप्चर होने के बाद किस तरह से, और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू ए पोलन ग्रेन। ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं देखो किस तरह से, जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, फिर ये सेपरेटेड माइक्रोस्पोर, मतलब कि जो टेट्राड थे वो अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने के बाद एक सिंगल पोलन ग्रेन बनाए। अब ये देखिए एक सिंगल पोलन ग्रेन है, इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली एक वेजिटेटिव सेल देखेगा आपको, और एक इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस दिखेगा, वैक्यूल्स दिखेंगे, और इसके साथ साथ भाई सेल है तो सेल में साइटोप्लाज्म रहेगा ही, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी, जेनेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं वो आपको दिखेगा, जेनेटिव न्यूक्लियस भी दिखेगा। और ये स्ट्रक्चर है पूरा एक पोलन ग्रेन का। साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म भी दिखेगा ये। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 सेल में डिवाइड होते हैं, 2 सेल स्टेज ये होता है पोलन ग्रेन का, जिसमें आप वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल 2 पार्ट देख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने के बाद देखिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो वैसे ही पड़ा रहेगा, बट जो आपका जेनेटिव न्यूक्लियस है वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है। और ये होता है कैसे, मतलब कि ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं ना उन्हीं से होता है। ये फिर से हम आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि डाइसेंस ऑफ एंथर। देखो परागकोश देखो किस तरह से साइड से देखिए पोलन ग्रेन बाहर निकल रहे हैं, कैसे बाहर निकल रहे हैं आप देख सकते हैं। और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे देखिए कैसे बाहर निकल, ये टूटता है, देखो जो रप्चरिंग यहाँ पे होती है, उसके बाद फिर देखिए पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, और ये किसी भी माध्यम से, मतलब इनमें पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के थ्रू ये विंड के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा दूसरे प्लांट पे पहुँच जाते हैं, और फिर वहाँ पे होता है प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का स्टार्ट प्रोसेस होता है। और जैसे यहाँ पे कई प्लांट्स के पोलन ग्रेन आप देख सकते हैं, और ये पोलन ग्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पे कई टाइप के पोलन ग्रेन, मतलब स्मूथ वाल्ड भी मिलेंगे आपको, रिज मिलेंगे। आपको बताया गया था ना कि पोलन ग्रेन कितने टाइप का होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अगर आप देखें तो आप इस तरह से देखेंगे कुछ जैसे थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये सब जो होते हैं ना, और इनकी साइज जो होती है 25 to 50 माइक्रोमीटर की होती है, मतलब लेंथ जो होती है या व्यास जिसे हम कह सकते हैं वो 25 to 50 माइक्रोमीटर। देखिए इसकी 2 लेयर आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, एक एक्साइन दूसरा इंटाइन। और अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू आप एक्साइन देखें तो एक्साइन वाल जो होती है वो माइक्रोस्कोप में आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऐसा ही माइक्रोस्कोप में आपको दिखने वाला है। अगर माइक्रोस्कोप के सामने हम इसकी एक्साइन वाल को देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा देखने को मिलेगा जैसे आपके हथेली पे जो लकीरें होती हैं ना छोटी छोटी, वैसी ही देखने को मिलेंगी आपको। और ये आपका जर्म पोर है, मतलब कि जर्म पोर कहीं कहीं पे थोड़ा सा उठा हुआ या खुला हुआ भाग दिखेगा, हल्का सा पोर टाइप, वो जर्म पोर कहलाएगा। अगर हम जर्म पोर, अब देखो जैसे एक्साइन आपने देख लिया, अब ये दूसरी लेयर जो आती है वो इंटाइन की आती है। और इंटाइन, पहली बात तो एक्साइन जो होता है वो प्रोटेक्टिव का काम करता है, और इंटाइन भी। और इंटाइन के बाद हम तीसरे लेयर पे जाएंगे तो हमको मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
अब देखो, जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, पॉलन ग्रेन पहुंच गया, उसके बाद देखिए किस तरह से ट्यूब एक जर्म ट्यूब जनरेट हो रहा है, और फिर यहाँ एक जेनेटिव न्यूक्लियस और मेल गैमेट्स पहुंच रहे हैं वहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस के साथ। ये मेल गैमेट पहुंच रहे हैं, और मेल गैमेट पहुंच के क्या करते हैं, आपको अभी देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है। जैसे देखो, ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया एक सेल है, उसके साइड में 2 एक्सेसरी सेल है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखाए गए हैं, और ऊपर 3 एंटीपोडल सेल दिखाए गए हैं, एंटीपोडल न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जैसे व्हीट और राइस के पोलन को दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कैसे उनका पोलन ग्रेन होता है। लॉस वेबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ दियर रिलीज, मतलब कि ये जब पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं ना अपने पोलन चैम्बर से, तो उसके 30 मिनट के अंदर ही ये मतलब इनकी जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो लॉस हो जाती है। और ये देखिए जो आपके लेगुमिनस फैमिली के हैं, उनकी जो वेबिलिटी होती है वो करीब 1 मंथ की होती है। और इस सबसे बड़ी बात है कि पोलन ग्रेन का जो यूज़ होता है, देखो पोलन बी पोलन के रूप में, मतलब कि ये मधुमक्खी इसका यूज़ करते हैं ना, इनके टेबलेट्स भी आते हैं बी पोलन करके। तो ये जो होते हैं कि बड़े ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। परागकण जो होते हैं ना, उनसे तरह तरह की दवाएं बनती है, ख़ास तौर से जो एथलीट्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, और इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं पोलन बैंक में। पोलन बैंक में एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे हम इसको रख सकते हैं प्रयोगशाला में, और फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी इसका एलर्जी भी, मतलब ये पोलन ग्रेन एलर्जी भी उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एलर्जी दिखाया गया है, ये क्या करते हैं कि दाने या कुछ ऐसे मतलब खुजली टाइप। तो इस तरह से ये देखिए कैरेट ग्रास है, मतलब ये गाजर घास आप देखे होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में मौके पे मिल रहा है। ये एलर्जी उत्पन्न करता है। कौन सी एलर्जी? एक्जिमा और डर्मेटाइटिस, ये 2 टाइप की एलर्जी उत्पन्न करता है। अब फिर से हम चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, जिसे हम एंड्रोशियम बोलते हैं। आपने देखा था अभी एंड्रोशियम को, और एंड्रोशियम को समझ भी गए होंगे पूरी तरह से मेरे ख्याल से। एंथर और फिलामेंट में डिवाइड होता है, और यही जो है कहने का मतलब है कि विभिन्न डिफरेंट जो फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट कलर या डिफरेंट टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि उसमें तो रेड कलर का था, इसमें येलो कलर का हो गया। और बीच में आप देखो ग्रीन कलर का गैनोसियम दिखाया गया है। गैनोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, ये आपको येलो कलर में दिखाया जा रहा है। ये मोनोकार्पस गैनोसियम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ही, और ये मल्टीपल पिस्टल्स है, मतलब कि बहुत से जायंग इसमें देखने को मिलेंगे। ये ऐसे मतलब कोन लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बहुत से प्लांट में आपको मिल जाएगा देखने को। तो मेन पार्ट ये है, देखिए हिबिस्कस का अगर हम देखें, मतलब कि जिसे आप गुड़हल का पुष्प कहते हैं, ये फ्री पिस्टल कहलाएगा, और ये सेपरेट पिस्टल कहलाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये स्टिग्मा, और ये फ्यूज्ड पिस्टल, मतलब कि पिस्टल जो है फ्यूज हैं। आपको ये भी बताया गया था। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल की बात अगर करें हम, तो स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, और लास्ट में आपको ओवरी देखने को मिलेगा। मतलब कि 3 मेन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब देखिए स्टिग्मा जो होता है ना, स्टिग्मा क्या काम करता है? स्टिग्मा अट्रैक्ट करता है पोलन ग्रेन को, और स्टाइल क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अगर बात करें तो स्टिग्मा और ओवरी को एक साथ जोड़ने का काम स्टाइल करता है। मतलब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्टिग्मा और ओवरी को एक साथ जोड़ता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओवरी में जो ओवेरियन कैविटी होती है, वो आप देख सकते हैं, ओवरी वॉल, ओवेरियन कैविटी। और स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी की बात अगर करें तो यहाँ पे ओव्यूल भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए ओव्यूल किस तरह से, इनका अरेंजमेंट अलग अलग टाइप से होता है, और बीच में जो इनके छोटे छोटे पार्ट, मेन पार्ट से जो जिनसे जुड़े हुए होते हैं ओव्यूल, ना उनको प्लेसेंटा बोलते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन के आधार पे आप देख सकते हैं फ्री कंट्रोल प्रेजेंटेशन, एक्साइल, मार्जिनल, पेरिएंटल एंड बेसल प्रेजेंटेशन, कई टाइप के प्रेजेंटेशन भी मिलते हैं। प्लेसेंटा तो आप जानते हैं ना, वही पतला वाला पार्ट जिससे जुड़े हुए होते हैं ये। और
ओव्यूल से जो है सीड का फॉर्मेशन होता है एंड ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ये तो आप जानते होंगे पहले से ही। ये एक पीच फ्रूट आपको दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से सीड का फॉर्मेशन हुआ है और किस तरह से फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये आप देखिए लॉन्ग सेक्शन ऑफ ओवरी ऑफ पपाया। पपाया की अगर हम ओवरी का एक सेक्शन देखें तो आप इस तरह से देख सकते हैं। पपाया फ्रूट को अगर काटते हैं, खाए तो होंगे ही आप लोग, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मतलब ये जो इनका ओव्यूल है, देखिए किस तरह से अरेंजमेंट है। एग शेप्ड बॉडी ऑफ एन ओव्यूल, कैसे ये कैसा होता है, मतलब कि एग शेप्ड होता है। और अगर प्लेसेंटा की बात करें, देखो प्लेसेंटेशन भी इसमें पाया जाता है और फिर फ्यूनिकल भी पाया जाता है, जिससे जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि इसमें और भी कई स्ट्रक्चर होते हैं। हाइलम देखिए ये है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं केवल बस ऐसे ही नॉर्मली रिपीट करता चल रहा हूँ, जनरल चीज़ें बताता चल रहा हूँ। और ये लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स हैं। इंटेगुमेंट्स मतलब जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे इंटेगुमेंट्स बोलते हैं, आपको बताया गया था। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल में आप देखोगे, देखिए जूम करके दिखा रहे हैं आपको, ये माइक्रोपाइल है, मतलब कि बीजांड द्वार है। उसी रास्ते से देखिए पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहा है और पोलन ट्यूब जर्मिनेट होके हाँ उसी रास्ते से अभी देखो ये माइक्रोपाइल से होता हुआ पहुँचेगा वहाँ पे। मतलब यही माइक्रोपाइल जो होता है ना, ये बीजांड द्वार हिंदी में बोलते हैं। और वहीं से ये जो पोलन ट्यूब जनरेट होता है वो अंदर एंट्री करता है। और माइक्रोपाइल के सीध में एकदम ऊपर देखेंगे चैलेजा, फिर फेनिकल और इंटेगुमेंट्स, न्यूसिलस। इस तरह से आप सारे के सारे पार्ट यहाँ पे देख सकते हो। इससे पहले हमने डायग्राम बना के खुद भी डिस्कस किया था उसके बारे में। अब हम यहाँ पे आपको डिजिटलाइज थोड़ा सा दिखा रहे हैं। अगर हम न्यूसिलस के सेल को देखें तो उसके माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि न्यूसिलस कैसा होता है। कुछ ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए हाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे ओवरी कहते हैं। इसमें मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में आप देख सकते हैं न्यूसिलस देख सकते हैं। और न्यूसिलस जो होता है उसके बाद फिर मेगास्पोर मदर सेल इनर साइड में होता है, मतलब कि अंदर की तरफ होता है। और ये मतलब कि लार्ज साइज में पाए जाते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म डेंस रूप में, मतलब कि बहुत कम मात्रा में। और इन्हीं से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। देखिए किस तरह से ऐसे ही डिवाइड होते चले जाते हैं, फिर मेगास्पोर बनता चला जाता है। इसमें जब मेगास्पोर टेट्राड का स्टेज आता है ना, तो बाकी जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं और केवल एक मेगास्पोर जो रहता है वो अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। ये देखिए 3 डिजनरेट होंगे। और उधर ऊपर देखिए चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, मतलब नीचे साइड में माइक्रोपाइलर एंड होगा और ऊपर जो होगा वो चैलेजल एंड कहलाएगा। देखिए एक जो मेगास्पोर आपका बन गया है, ये मेगास्पोर आगे चलकर, मतलब कि मेगास्पोर तो आप जानते हैं ना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये फिर से आप देख सकते हो कि किस तरह से ओवरी का जो ये पार्ट है उसमें आप मेगास्पोर देख सकते हो किस तरह से डिवाइड हो रहा है। देखो सिंगल से 2 न्यूक्लियाई में डेवलप हो रहा है। उसके बाद फिर अभी फिर यहाँ पे देखो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, मतलब कि एम्ब्रियो सैक। फिर देखिए यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है, 2 से 4 हो गया है ना। 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, मतलब ये जो एम्ब्रियो सैक था वो अब देखो 4 से कितने हो गए, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब ये 8 न्यूक्लिएट जो हैं ये 8 न्यूक्लिएट ही रहेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 सेल्ड स्टेज और 8 न्यूक्लिएट स्टेज पाया जाता है। अब ये जो 8 न्यूक्लिएट हैं इसमें तो आप देखोगे अभी पहले देखो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक था, फिर 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हुआ, फिर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हुआ। मतलब इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीज़न यहाँ पे हुआ। और इसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे
और भी जिसके मतलब कि जो न्यूक्लियस बने हैं अभी, जो 8 न्यूक्लियस बने हैं ना, उनकी चारों तरफ धीरे धीरे सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और सेल वॉल का फॉर्मेशन होने के साथ साथ ये अलग अलग दिखने लगते हैं, बट यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। और वहाँ पे होता क्या है कि दोनों न्यूक्लियाई अटैच हो जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऊपर एंटीपोडल सेल बन गई, बीच में सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई बन गया, और इसके बाद फिर देखेंगे सिनर्जिड्स बन गए और एक्स सेल का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से ये आपका जो मेगास्पोर का डेवलपमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है और एम्ब्रियो सैक बन चुका है आपका ब्रूड फोर्स। तो अब देखिए चेलज़ल एंड की तरफ अगर देखेंगे तो हमको 3 न्यूक्लियस मतलब कि यहाँ पे एंटीपोडल इसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे जो 3 सेल आपको दिखेंगे वो एंटीपोडल सेल कहे जाएंगे। इसके बाद माइक्रोपाइलर एंड की अगर बात करें तो माइक्रोपाइलर एंड में हम देखेंगे कि ये जो माइक्रोपाइलर एंड है इसमें आप देखोगे कि एक सेल और 2 आपके एक्सेसरी सेल या सिनर्जिड्स से बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये सेल अलग अलग हुए क्योंकि आपने देखा अभी कि यहाँ वहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया था, इसीलिए ये अलग अलग हो गए। देखिए फिलीफॉर्म एपर्चर मतलब कि अंगुली के आकार की संरचनाएं आपको कुछ देखने को मिलेंगी जिसे हम फिलीफॉर्म एपर्चर, और ये हेल्प करती हैं जब वो पोलन ट्यूब यहाँ पे आके पहुँचता है तो उसको अपने अंदर लेने में ये सहयोग करती हैं, मतलब कि उससे अटैच होने में। तो इस तरह से आपने अब देख रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह से डेवलप होते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन के मेजर एजेंट की, मतलब कि पॉलिनेशन किस तरह से होता है। तो देखो पॉलिन ग्रेन जब बाहर आते हैं ना, तो बाहर आने के बाद इनका बस एक ही उद्देश्य होता है किसी तरह से फर्टिलाइज होने का, और फर्टिलाइज होने के लिए इनको फीमेल गैमेट के पास जाना जरूरी है। तो देखिए ये एक स्टिग्मा पर पहुंचते किस तरह से हैं, आपने भी यहाँ देखा कि कैसे उड़ के पहुंच गए, लेकिन उड़ के नहीं पहुंचते हैं। इनके पहुंचने का माध्यम होता है, मतलब कि किसी माध्यम से पहुंचते हैं वहाँ पे। जैसे देखो बी के द्वारा, मतलब कि मतलब कि कीड़ों द्वारा कीट जैसे फ्लावर पे बैठेगा तो फिर क्या होगा कि उसके पैरों में पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे और फिर दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। अब ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है ना, ये 2 टाइप का, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, मतलब स्वपरागण। स्वपरागण में क्या होता है कि जैसे उसी फ्लावर से उसी फ्लावर पर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागण की क्रिया कहलाएगी। अब ये किसी भी माध्यम से हो सकता है, मतलब जैसे कीटों के माध्यम से भी ऐसा हो सकता है, ये ऑटोगैमी भी होता है और जेटिनोगैमी भी होता है। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक कीट है और वो उड़ रहा है, और उड़ने के बाद क्या होगा कि उसके पैर में पॉलन ग्रेन फंस जाएंगे, चिपक जाएंगे, और फिर दूसरे फ्लावर पे ये पहुँच जाता है, तो वहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर की अगर हम बात करें तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर आप यहाँ पे देख सकते हैं कई, मतलब कि वियोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, अरेकिस हाइपोजिया, इन सब में आप देख सकते हैं कि फ्लावर किस तरह से पाए जाते हैं, मतलब कि कितने टाइप के पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की, ये देखिए किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो जाहिर सी बात है अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उनमें जो पॉलन सैक है उसमें भी कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीड पेट ऑफ पीनट प्लांट, मतलब कि सीड का फॉर्मेशन किस तरह से पीनट प्लांट में हुआ है। और चेसोगैमस फ्लावर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सब स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट, इन सब में सभी डिवाइड रहते हैं। मतलब कोई भी फ्लावर होगा ना तो उसमें अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसमें जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम ही होंगे सब में लगभग, बट वो कलर में डिफरेंट हो सकते हैं या लेंथ में डिफरेंट हो सकते हैं, वो अलग की बात है। अब देखिए अभी जैसे आपने देखा कि पॉलिनेशन जो हो रहा है
ये एक प्लांट था और यहाँ पे क्या हुआ कि आपने देखा कि एक कीट आया और कीट के पैरों में पॉलन ग्रेन चिपक गए और फिर वो दूसरे प्लांट पे गया और उसके फ्लावर पे इसने क्या किया कि वो पॉलन ग्रेन छोड़ दिया, ये देख सकते हैं आप। और जब ये छोड़ दिया तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलेंगे या परागण की क्रिया करेंगे। तो परागण की क्रिया से हमारा मतलब बस इतना ही है कि जब परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम परागण की क्रिया कहते हैं या परागण कहते हैं। अब ये बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट में आपके तितली हो गए, कीट हो गए, एनिमल हो गए, चिड़िया हो गई ना, बहुत से मतलब जीव जंतु हो गए, चमगादड़ हो गए, सब जो है पॉलिनेशन करते हैं। इन सब के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ज़्यादातर एनिमल ही पॉलिनेशन के एजेंट होते हैं। और अगर एबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट की बात करें तो एबायोटिक मतलब अजैविक में आप देख सकते हैं हवा है, जल है, इन सब के द्वारा भी पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। और ज़्यादातर वैसे कीट ही सहयोग करते हैं पॉलिनेशन में। से देखो तितली है ना, तो तितली आप देख रहे हो यहाँ पे एक सनफ्लावर का प्लांट है, या देखो कीट है एक, तो ये भी जो फ्लावर पे जब बैठते हैं तो इनके पैरों में पॉलन ग्रेन फंस जाते हैं और फिर वही पॉलन ग्रेन जब ये दूसरे पौधे पर जाकर बैठते हैं तो वहाँ पे छोड़ जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे परागकण पहुँच जाते हैं। और आपको अभी बताया भी गया कि परागकणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। आपको बताया गया कि ये दो टाइप के होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये देखिए किस तरह से पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। आप बार बार वही चीज़ देख रहे हैं और मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए आपके कि परागण क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे परागण क्या है तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि जब परागकण एक पौधे के परागकोश से निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया परागण की क्रिया कहलाती है। आप इतना बता सकते हैं, जैसे देखो तमाम प्रकार के पौधे आपको मिल जाएंगे, तमाम प्रकार के कीट देखने को मिल जाएंगे और ये सब उसी में सहयोग करते हैं, मीन्स पॉलिनेशन के प्रोसेस में ही सहयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, देखो चिड़ियों द्वारा भी होता है, छोटे छोटे कीटों द्वारा भी होता है, तितलियों द्वारा भी होता है, मधुमक्खियों द्वारा भी होता है। मतलब बहुत से ऐसे जीव हैं, एनिमल हैं जिनके द्वारा परागण की क्रिया होती है। ये देखिए मार्फोफेलस जो एक प्लांट है और इस प्लांट देखो एक का प्लांट, इसमें भी लगभग कीटों द्वारा ही देखिए पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है और स्टिग्मा पर पहुंच जा रहे हैं। देखिए स्टिग्मा पर पहुंच जा रहा है कौन, पॉलन ग्रेन्स पहुंच रहे हैं, किसके माध्यम से, एक कीट के माध्यम से। तो ये आपका पॉलिनेशन कहलाएगा। ये देखिए एग्स हैं और इसके बाद क्या होगा कि ये जो एग्स हैं ये धीरे धीरे जब डेवलप हो जाएंगे तो ये भी पॉलिनेशन मतलब कि करेंगे। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सीड का भी फॉर्मेशन होता है और ये जो सीड का फॉर्मेशन होता है आपको बताया गया कि ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये जो रंगीन पौधे होते हैं इन पे कीट ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इसीलिए इनका जो कोरोला होता है ना वो रंगीन होता है, ताकि क्योंकि जो कीट होते हैं वो थोड़ा सा उस पर आकर्षित होते हैं, जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं या जिसे हम कोरोला बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं, इसीलिए वो प्रायः रंगीन होते हैं ताकि कीटों को आकर्षित कर सके। अगर वाटर पॉलिनेशन प्लांट की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वेलेसिनेरिया, हाइड्रा और जोस्टेरा, मतलब ये जो वाटर में सरवाइव करने वाले प्लांट हैं उनमें वाटर से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। मतलब कि अगर कोई जलीय पौधा है तो जाहिर सी बात है उसमें जो परागण की क्रिया होगी वो जल के द्वारा होगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जल में रहने वाले पौधे हैं, इनमें स्टाक और फीमेल फ्लावर आप देख सकते हो दोनों पाए जा रहे हैं। दोनों चीज़ें आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और अभी आप यहाँ अगर ध्यान से देखें तो
फ्लोरल बड भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब एक स्मॉल, और देखिए किस तरह से ये जल के द्वारा पोलन ग्रेन जो है एंथर, ये देखिए एंथर है, मतलब कि इसमें पोलन ग्रेन, और ये किस तरह से जाते हैं दूसरे पौधे के पास और फिर वहाँ उसके स्टिग्मा से अटैच हो जाते हैं। आप देख सकते हो, मतलब ये नीचे नीचे दूसरे पौधे के पास टहलते हुए पहुँच जाते हैं। इनको ले जाने के लिए बस केवल वाटर की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें क्या होगा कि फ्लावर्स इन सीथ और फ्लिप बेस, आप यहाँ देख सकते हैं एंथर डिस्चार्जिंग पोलन ग्रेन, और फिर एंथर में वो जो पोलन ग्रेन होता है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज होने के बाद रिबन लाइक पोलन ग्रेन आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको जो स्टेरा में जैसे देखेंगे तो सेम वही कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, मतलब कि स्टिग्मा है और उसी स्टिग्मा पे आप देखेंगे कि पोलन ग्रेन आके हमें मतलब कि इंटर कर रहा है। जितने भी आपको वाटर लिविंग प्लांट मिलेंगे या जिसे हम कह सकते हैं हाइड्रोफाइट्स प्लांट मिलेंगे, सब में देखिए सेम प्रोसेस वही होता है कि किस तरह से ये जो है मेल पार्ट फीमेल के पास पहुंच जा रहा है और उसके बाद फिर उसके फीमेल पार्ट से अटैच हो जा रहा है। जैसे कुछ, अब अगर हम विंड पॉलिनेशन प्लांट की बात करें तो विंड पॉलिनेशन में आपके ग्रास हुए, बम्बू हुए, कोकोनट हुए, मेज़ हुए, मतलब कि आप जंगली, अगर जंगल में या जैसे बाग बगीचों में पॉलिनेशन की बात करें तो वहाँ पे किस तरह से पॉलिनेशन होता है। देखिए मेल इन्फ्लोरेसेंस आप देखेंगे और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे तो एक्सपोज्ड स्टेमन, यहाँ पे स्टेमन एक्सपोज होता है, और एक्सपोज होने के बाद आप देखेंगे कि जैसे पिस्टिल जो होता है वो फेदरी होता है, मतलब कि इसमें ऐसा रहेगा कि जैसे कुछ पंख टाइप हो, जैसे मक्के में आपने देखा होगा ना, बाहर निकला हुआ रहता है, छोटे छोटे महीन महीन पतले पतले बाल टाइप आप देखे होंगे। तो जो मेल कैनबिस फ्लावर आप देख सकते हो यहाँ पे करीब इसकी 5 लाख प्रजातियाँ जो हैं पाई जाती हैं, और आप यहाँ पे अगर क्लियरली देखेंगे तो देखिए फिर से हम एक बार हाइड्रोफाइटिक प्लांट को दिखाते हैं कि इसमें किस तरह से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता था। यहाँ देख सकते हैं आपकी वही चीज़, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता था वो फीमेल के पास किस तरह से जाके उससे अटैच हो जाता था, और उसके पहले आपने देखा कि कीट किस तरह से पॉलिनेशन करते थे। मतलब फिर से एक बार सब आपका रिपीट हो जा रहा है, और कीट के द्वारा भी ये मतलब इंसेक्ट बाय इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, देखिए इसमें क्या हुआ कि जब पोलन ग्रेन पहुंचता है स्टिग्मा पर तो पोलन ग्रेन क्या होता है कि स्टिग्मा को कवर करता है, उसके बाद फिर ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, और नीचे आप देख रहे हैं कि ओव्यूल है, और मेल गैमेट भी इसमें आपको पोलन ट्यूब में देखने को मिलेगा, एक ट्यूब न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह से जर्मिनेट होके ये पहुंच जाता है ओवरी में सीधा, और ओवरी में पहुंचने के बाद आप देखते हैं यहाँ माइक्रोपाइल जो मतलब कि बीजांड द्वार रहता है वहाँ से इंटर करता है, और इंटर करने के बाद ये एम्ब्रियो सैक के इनसाइड में मतलब कि पहुँचता है, और फिर यहाँ पे जो मेल गैमेट थे वो देखिए यहाँ पे पहले तो आप देखो कि जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसमें एंटीपोडल सेल, एम्ब्रियो सैक, एग सेल, सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब इसमें होता क्या है कि देखिए जैसे ये जब जाता है ना तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो उंगली के आकार की संरचना है मैंने अभी आपको बताया था उससे जाके अटैच हो जाता है, और दोनों मेल गैमेट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस आप यहाँ देख सकते हैं। दोनों मेल गैमेट का क्या होता है अभी बताते हैं आपको। फिलीफार्म एपिडर्मिस में जाके जब मिलेंगे तो सिनर्जिड्स भी यहाँ पे लगे रहते हैं। अब देखिए किस तरह से जा रहा है और किस तरह से अटैच हो गए। ये देखिए दोनों एक एग सेल से अटैच हो गया, मतलब जो मेल गैमेट था वो एक एग सेल से अटैच हो गया, और दूसरा अभी आप देखो दूसरा साइड में वहाँ पड़ा हुआ है। ये अब जैसे जब मेल गैमेट एग सेल से अटैच हो गया तो ये 2n स्टेज में आ जाएगा मीन्स, और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा, डिप्लॉयड हो गया,
और दूसरा जो है पोलर न्यूक्लियाई में जाके अटैच हो गया। देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये पीईएन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। अब देखिए वहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई और एक एग सेल से ये अटैच हुए मेल गैमेट, इसलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। मतलब तीनों से फ्यूज हुए ना, तो इसलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और इस तरह से प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, देखिए ये सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दो चीज़ें होती हैं, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इससे पहले भी मैंने बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्या है, लेकिन आप हो सकता है कहीं से दिक्कत आई हो, ना समझ पाए हो। इसके बाद फिर क्या होता है कि ओव्यूल जो होता है वो डेवलप हो जाता है सीड में और ओवरी फ्रूट में। आप यहाँ देख सकते हैं कि ओवरी सीड में डेवलप हो गई, सॉरी ओवरी जो होता है वो फ्रूट में और ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है। इसके बाद आप देखोगे कि एंटीपोडल सेल जो होते हैं वो डिजेनरेटिंग हो जाते हैं, एंटीपोडल सेल डिजेनरेटिंग, और ये जायगोट धीरे धीरे डेवलप होने लगता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म टिश्यूज का फॉर्मेशन करने लगते हैं। मतलब जो वहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई से अटैच हुए थे ना, वो भी डेवलप होने लगते हैं और एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन करने लगते हैं। अब अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट होता है, और दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, और तीसरा होता है हेलोवियल एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। ये तीन टाइप के एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट होते हैं, पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट की, तो यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से मतलब कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखोगे धीरे धीरे सेल डिवाइड हुए, फ्री न्यूक्लियाई, बहुत से फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सेल वॉल में इनक्लोज हो जाते हैं। और फिर सेलुलर एंडोस्पर्मिक की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से मतलब कि ये न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहा है। खास तौर से ऐसा यूट्रिकल एरिया में होता है। देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो होता है वो किस तरह से डिवाइड होता है, मतलब एक लीनियर, आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी। इसके बाद फिर हेलोबियल में क्या होता है कि आप हेलोबियल में देखोगे तो माइक्रोपाइलर सेल आप देख सकते हो, फिर चैल्जल सेल, और फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होके बेसल एपर्टस यहाँ पे डेवलप हो जाता है। और फ्री न्यूक्लियाई की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्री न्यूक्लियाई किस तरह से रहता है, किस तरह से दिखता है। जैसे ये कोकोनट में जो होता है ना, कोकोनट वाटर, वो फ्री न्यूक्लियाई माना गया है, मतलब कि वो उससे अटैच नहीं रहता है, फ्री रहता है। और इसमें वही जो कोकोनट वाटर रहता है। और अगर मैच्योर कोकोनट की बात करें तो कोकोनट मैच्योर होने के बाद ये जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, वो सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है, मतलब कि कोशिकीय भ्रूणकोश। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म, आप दोनों चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। अब देखिए जैसे मिलेट सीड और कोकोनट की बात करें तो इसमें जो एंडोस्पर्म है, देखिए इसमें कोकोनट में वाइट वाला एंडोस्पर्म कहलाएगा, और मिलेट सीड की बात करें तो उसमें आप ब्लू वाला जो देख रहे हैं वो एंडोस्पर्म कहलाएगा। और इस तरह से आप एंडोस्पर्म भी जान गए। और देखिए एम्ब्रियो भी डेवलप हो रहा है, किस तरह से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। एम्ब्रियो भी धीरे धीरे डेवलप होता है, और डेवलप होके धीरे धीरे फ्रूट और सीड और भी जो सारी चीज़ें होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें वो डेवलप होता है और बनता है। देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ किस तरह से, जो आप इसमें ब्रिंजल कलर मतलब बैगनी कलर का जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं उसके किनारे किनारे हरा हरा थोड़ा सा चमक रहा है, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। और एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो उसके बाद फिर सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। जैसे ग्राउंड नट के सीड की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि उसमें एम्ब्रियो जो होता है ये दिख रहा है, एम्ब्रियो दिख रहा है। और ये ग्राउंड नट सीड है पूरा, इसमें कॉटलीडोन्स दिख रहे हैं। कॉटलीडोन्स मतलब वही जो एक बीजपत्री दो बीजपत्री होते हैं ना, एक बीजपत्र दो बीजपत्र, वही कॉटलीडोन्स कहलाते हैं। कॉस्टर सीड की बात करें अगर हम, तो कॉस्टर सीड में आप एंडोस्पर्म इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा, और जिसमें आपको पेरिकार्प,
एल्यूरोन और एम्ब्रियो ट्रांसफर लेयर, ये मतलब कि कई लेयर में आपको स्ट्रेचिंग एंडोस्पर्म। तो ये जो एंडोस्पर्म है वो कई टाइप का आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, बट इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एम्ब्रियोजेनी, जैसे यहाँ पे जब जाइगोट डेवलप हुआ तो फिर जाइगोट, ये देखिए किस तरह से बेसल सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन होता है, और फिर बेसल नीचे जो होता है वो टर्मिनल एम्ब्रियो सेल होता है। और ये टर्मिनल एम्ब्रियो सेल जो होते हैं वो धीरे धीरे जो मतलब कि डिजनरेट हो जाते हैं, और जो बेसल होता है ना वही डेवलप। देखिए सस्पेंसर सेल धीरे धीरे डिवाइड होते रहते हैं, और डिवाइड होने के बाद वो अदर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो बेसल सेल होता है वो धीरे धीरे अपनी जो उसकी साइज़ है उसमें ग्रो करता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। आप नीचे देखेंगे कि प्रो एम्ब्रियो, जहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ, ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है, मतलब कि ग्लोब टाइप, मतलब गोल सा आप देख रहे होंगे। फिर नीचे आप देखेंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो जो है इस तरह से आपको कॉटलीडोनस एम्ब्रियो ऐसा दिखेगा आपको, और मोनोकॉटलीडोनस एम्ब्रियो इस तरह का होगा कुछ, डाइकॉटलीडोनस एम्ब्रियो इस तरह से दिखेगा। डाइकॉटलीडोनस मतलब द्विबीजपत्री जो भ्रूण होता है वो इस तरह से देखने को मिलेगा। इसमें कॉटलीडोन्स देखने को मिलेंगे आपको, और एपिकोडिल देखने को मिलेगा, और एम्ब्रियोनल एक्सिस, 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो ये जो है डाइकॉटलीडोनस आपने देखा, और डाइकार्टिलेडोनस में इसके साथ साथ प्लूम्यूल, कार्टिलेडोन, हाइपोकोटिल, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। रेडिकल भी देखने को मिलेगा। तो रेडिकल जो है क्या करता है, रूट का फॉर्मेशन करता है। देखो नीचे रूट कैप भी बनेगा आपका। और फिर मोनोकार्टिलेडोन्स की बात करें तो मोनोकार्टिलेडोनस एम्ब्रियो में आप देख सकते हो कि मोनोकार्टिलेडोनस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब होता है तो इसमें आपको स्क्यूलम और इसके साथ साथ क्यूलिप्टाइल और एपीब्लास्ट, एपिकोटिल और रेडिकल एंड रूट कैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा आपने अभी डाइकॉटिलेडोन्स में देखा ना, वैसे ही मोनोकॉटिलेडोन्स में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये लीफ प्राइमोर्डिया है। इस तरह से आप डाइकॉटिलेडोन्स और मोनोकॉटिलेडोन्स दोनों के डेवलपमेंट को देख सकते हैं। दोनों किस तरह से डेवलप होते हैं, किस तरह से इनसे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बेहतर ढंग से देख सकते हैं और जान सकते हैं। आप देखिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है, एम्ब्रियो किस तरह धीरे धीरे डेवलप होता है। देखिए एंडोस्पर्म, कॉटिलेडोन, एम्ब्रियो, ये 3 पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे। और फ्रूट, अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी फ्रूट में आपका कन्वर्ट ही होता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड किस तरह से होता है। देखिए फ्लैशी फ्रूट भी कई टाइप के आपने देखे होंगे, कुछ फ्लैशी कुछ ड्राई। और जैसे पपाया फ्रूट आप देखोगे तो इसमें आपको सिलांग सेक्शन ऑफ ओवरी ऑफ पपाया यहाँ पे आप देखते हो। तो जैसे प्लांट में क्या है कि अभी देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको दिखाया जा रहा है, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही उसका डेवलप हुआ है फ्रूट का। फ्रूट के डेवलप होने के बाद मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हैं कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं, मतलब सूख के गिर जाते हैं। और गिरने के बाद क्या होगा कि ये जो थैलेमस वाला पार्ट है थोड़ा सा, अब जैसे एप्पल में क्या होता है कि एप्पल में थैलेमस वाला पार्ट थोड़ा सा फूल जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और फिर उसी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे पपाया है, मैंगो है, इन सब में लगभग फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन उसी तरह से होता है। मतलब कि जिस तरह से जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद देखो ये बनाना है, तो जैसे कुछ में क्या होता है कि सीड नहीं होता है तो उन्हें हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, मतलब कि आनुवंशिक फल। क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट फ्रॉम इनर टिश्यूज ऑफ द ओवरी, ये क्या होता है कि टिश्यूज की ओवरी से डेवलप होते हैं,
और उसमें फ्रूट सीड नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं। लॉन्ग सेक्शन ऑफ ओवरी ऑफ मैंगो को अगर हम देखें तो इसमें आप पेरिकार्प देख सकते हो, मतलब मैंगो फ्रूट की अगर बात करें तो आप पेरिकार्प मतलब ऊपर का जो छिलका होता है। फिर आप सीड देख सकते हैं अंदर साइड में, अंदर साइड में आपको सीड भी देखने को मिल जाएगा। और अगर हम सीड के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सीड जो होता है उसका जो सीड कोट होता है। और फिर यहाँ आप आउटर एंड इनर इंटीगुमेंट की बात करें, माइक्रोपाइल देख सकते हैं। ये माइक्रोपाइल होता है, मतलब ये मैंगो सीड की बात हम कर रहे हैं, आप उसको देखना, सीज़न भी चल रहा है मैंगो का तो आप देख सकते हो वहाँ पे। और लॉन्गिट्यूडनल व्यू आप सीड अगर देखें तो उसमें ये देखिए काइटलीडोन, और ये एंडोस्पर्म हुआ, ये एम्ब्रियो हुआ बीच में, और एम्ब्रियोनियल एक्सिस भी आपको देखने को मिलेगा उसमें। मतलब कि ये सारे स्ट्रक्चर आपको एक सीड में देखने को मिल जाएंगे। और इस तरह से आप एंडोस्पर्म को भी देख सकते हैं। एंडोस्पर्म क्या है, नर्सेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और प्लेम्यूल, रूट, फनिकुलर स्कार, टेस्टा, ये सारी की सारी चीज़ें आप एक सीड में, एक सीड के ही पार्ट होते हैं। ये जो सीड है ये नॉन एल्बुमिनस सीड है, मतलब कि इसमें एल्बुमिन नहीं पाया जाता है जो बीन सीड है। और फिर मेज सीड की अगर बात करें तो मेज सीड में आप देख सकते हैं कि एन एल्बुमिनस सीड है, और इसमें एंडोस्पर्म भी पाया जाएगा। उसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, किसमें, बीन मतलब कि नॉन एल्बुमिनस में एंडोस्पर्म आर एब्सेंट, बट एल्बुमिनस में ये प्रेजेंट होते हैं। और फिर सीड ऑफ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के सीड की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि पेरिस्पर्म मिलेगा आपको, एंडोस्पर्म मिलेगा देखने को। ये कई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर हम आगे अभी बात करेंगे जो मेज है, मतलब कि मक्के हैं। मक्के में भी आप देखोगे तो इसके जो दाने आप देख रहे हो ना मक्के के, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे सीजन भी चल रहा है मक्के का, तो अगर मैच्योर सीड की हम बात करें तो मैच्योर सीड कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैच्योर सीड देखने को मिलेगा। और इसको अगर हम काटें तो आप यहाँ पे एम्ब्रियो देख सकते हैं, ये एम्ब्रियो होता है इसका। आपने अगर बीच से काटा होगा तो आपको दिखा होगा, और वैसे तो काटने की ज़रूरत पड़ी नहीं होगी आपको, लेकिन काट के देख सकते हैं आप अगर देखना चाहें तो। जर्मिनेशन ऑफ मेज, मतलब किस तरह से जर्मिनेट होता है, देखिए किस तरह से ज़मीन में डालने के बाद ये जर्मिनेट होता है। देखो किस तरह से रूट का फॉर्मेशन होता है, स्टेम का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि इसका कुछ प्रोसेस ही अलग टाइप का होता है जर्मिनेशन का। अब देखो स्पिंच सीड आप देख सकते हैं, मस्क मिलन सीड, मतलब कि जो डिफरेंट टाइप के ये 1 ईयर 5 ईयर, मतलब कि जो कुछ हैं बाई एनुअल है, कुछ पेरी एनुअल हैं, सबका अलग अलग सब प्रॉपर्टीज़ हैं सभी सीड्स की। कुछ जो पौधे होते हैं वो 1 वर्षीय होते हैं, कुछ बहुवर्षीय होते हैं, कुछ द्विवर्षीय होते हैं। तो उनकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, उसी के आधार पर। अब जैसे देखो ये पी प्लांट, देखिए किस तरह से नए प्लांट ग्रो करते हैं। देखिए सीड किस तरह से देखिए किस तरह से, मतलब कि इनमें रिप्रोडक्शन होता है डिफरेंट टाइप के प्लांट में। देखिए सीड कोट जनरेट कर लेते हैं अगर अनफेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि ये सीड कोट धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और फिर वहाँ से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है उसी सीड से। अब देखिए क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें पी फ्लावर की, तो आपको यहाँ पे स्टेमन, पिस्टिल, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और इस क्रॉस सेक्शन में आप मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों पार्ट आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरह से आज आपने पढ़ा कि किस तरह से एक प्लांट के मेल और फीमेल पार्ट में, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, किस तरह से उनसे सीड डेवलप होता है, फ्लावर डेवलप होता है, फार्मर
किस तरह से हाइब्रिड मतलब कि साइंटिस्ट किस तरह से हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये भी आप जान सकते हो, बताया जाएगा आपको। हाइब्रिड क्रॉप भी आप, आजकल तो हाइब्रिड का ज़माना ही है, आप देखते होंगे धान गेहूँ सब्जियाँ सब कुछ हाइब्रिड ही उगाए जा रहे हैं। और हाइब्रिड क्रॉप से सीड भी मतलब मिलता है हमको। केवल हाइब्रिड में जो होती है ना, उत्पादन की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है इनका, इसलिए ज़्यादातर लोग हाइब्रिड ही यूज़ करते हैं। और सीड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है आपने जान सकते हैं। सीड हुआ, फ्रूट हुआ, सबका जो फॉर्मेशन था आपको बता दिया गया। मीन्स अगर हम बात करें कि सीड का फॉर्मेशन तो ओव्यूल से, और फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस मतलब होता है असंजनन। इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हो कि अबॉर्डेंस ऑफ मेयोसिस और अबॉर्डेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब दोनों चीज़ें अवॉइड की जाती हैं और एक सेल से सीधा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। कई जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो सब देखने को इसमें मिलेंगे आपको, भले ही वो एपोमिक्सिस रहा हो। और इस तरह से आप मैं हाइब्रिड के बारे में बात कर रहा था, तो हाइब्रिड आप देख रख सकते हैं कि इस तरह से हाइब्रिड का फॉर्मेशन किया जाता है। और नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि अगर हम उस सीड को दोबारा यूज़ करें तो थोड़ी सी उत्पादन क्षमता कम आ जाती है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये एस्टेरेसी, रूटेसी, इन सब फैमिलीज़ के प्लांट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इन सभी प्लांट में जैसे साइट्रस, चमेली, मतलब कि ये जो नींबू है ना, ये भी आप साइट्रस है, तो इसमें भी मल्टीपल एम्ब्रियोज आपको देखने को मिल जाएंगे, न्यूसिलस देखने को मिल जाएगा। कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है, कोई भी ऐसा सीड मतलब कि सीड नहीं है जिसमें आपको लगभग लगभग वो सारी चीज़ें या सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे जो अभी आपको बताए गए। और इसमें तो आपका मल्टीपल एम्ब्रियो भी मिल सकता है, मतलब कि बहुत से एम्ब्रियो मिलेंगे आपको देखने को। जैसे अभी देखो हम इसको अगर लैब में देखें तो लैब में भी आप देख सकते हैं इसकी स्लाइड बना के, और आपको इस तरह से डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक आप पढ़ते रहिएगा और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ताकि आपको लर्न होता रहे और एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क आएँ। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।